प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइजर व फ्लूटिस्ट, आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस ज्योतिष एपिसोड में मैं आपको बतलाने जा रहा हूं मकर राशि के जातक जातिकाओं के लिए वर्ष 2025 कैसा रहेगा। वार्षिक फल के साथ साथ ही वर्ष 2025 के प्रत्येक माह का फल भी मैं इसी एपिसोड में मैं आपको बतलाऊंगा। मित्रों, वर्ष के आरंभ से लेकर 14 मई 2025 तक देवगुरु बृहस्पति देव पंचम भाव में गोचर कुंडली के पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। ये गोचर कुंडली है। गोचर कुंडली और लग्न कुंडली में फर्क होता है। लग्न कुंडली यानी जन्म पत्रिका, जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होती है वह उसका एक मानचित्र होती है, और गोचर कुंडली वर्तमान समय में जो ग्रहों की स्थिति है उसको दर्शाती है। तो ये वर्ष 2025 की गोचर कुंडली है। और देवगुरु बृहस्पति देव चूंकि लगभग एक राशि में 12 माह तक रहते हैं, इसीलिए वार्षिक फल को जानने के लिए देवगुरु बृहस्पति देव की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष के आरंभ से लेकर 14 मई 2025 तक देवगुरु बृहस्पति देव आपके पंचम भाव में रहेंगे, यानी आपको आकस्मिक धन लाभ होने जा रहा है। किसी भी स्रोत से आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। जिन लोगों ने शेयर बाजार, लॉटरी में निवेश किया है उनको भारी मुनाफा हो सकता है। और यह समय शेयर बाजार में, लॉटरी में निवेश करने के लिए बेहतर है। संतान सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव पंचम भाव के नैसर्गिक स्वामी कहलाते हैं। और जब स्वामी अपने ग्रह में ही विराजमान हो जाए तो उसके फलों में वृद्धि करता है। क्योंकि ये पंचम भाव शुभ भाव है, अतः इसके शुभ फलों में भारी वृद्धि हो रही है। आपकी आकस्मिक धन लाभ में वृद्धि, किसी भी स्रोत से आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। संतान सुख मिल सकता है। लव रोमांस के अवसर बन रहे हैं। जिनका लव रोमांस चला आ रहा है वो शुभ विवाह में तब्दील हो सकता है। जो जातक जातिकाएं पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, उनको उच्च शिक्षा पाने में भारी कामयाबी मिल सकती है। अच्छे ग्रेड्स मिल सकते हैं। और जिन जातक जातिकाओं को इस दौरान प्रथम संतान होनी है उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव पुत्र के कारक ग्रह माने गए हैं। देवगुरु बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि जो है वो आय भाव पर पड़ रही है, एकादश भाव पर। आपकी आय में भारी वृद्धि देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं। वर्ष 2025 के विषय में मैं बतला रहा हूं। और आय के नवीन स्रोत खुल रहे हैं। नवीन कार्य योजनाएं आपकी परवान चढ़ सकती हैं, कामयाब हो सकती हैं। नवीन संबंध बन रहे हैं जो कि लाभकारी साबित होंगे। बड़े भाई से आपके संबंध बेहतर होंगे। आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। जो चिर प्रतीक्षित आपकी अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनके पूर्ण होने के योग हैं। पड़ोसी मित्र समाज से आपका संबंध बेहतर रहेंगे, सहयोग अच्छा रहेगा उनका, क्योंकि पंचम भाव और एकादश भाव इन बातों को एडजस्ट करते हैं, यानी इन विषयों के कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। आपके पंचम कैसे हुआ? 1 2 3 4 5 पंचम भाव नवम भाव पर पड़ रही है। पंचम दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है। नवम भाव भाग्य का भाव कहलाता है। आपके भाग्य को भारी उछाल मिल सकता है। कदम कदम पर भाग्य आपका
साथ देगा, पिता से आपका बेहतर तालमेल रहेगा, पिता से संबंध अच्छे रहेंगे। और चूंकि ये विदेश का भी भाव है और देवगुरु बृहस्पति देव स्वयं शिक्षा के कारक ग्रह माने गए हैं और शिक्षा के भाव में विराजमान होकर के विदेश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, यानी आप जो जातिकाएं विदेश में उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं, विदेश में शिक्षा पाना चाहते हैं, उनकी विदेश में शिक्षा पाने की चाहत लालसापूर्ण हो सकती है। विदेश यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी, दान पुण्य के प्रति रुचि आपकी जागृत होगी, दान पुण्य के कार्य आपके द्वारा संपन्न होंगे। देवगुरु बृहस्पति देव की जो नवम दृष्टि है, देवगुरु बृहस्पति देव की 3 दृष्टि होती है, पंचम सप्तम और नवम। नवम दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है। लग्न आप स्वयं में आपका व्यक्तित्व है। आप देवगुरु बृहस्पति देव एक शालीन ग्रह हैं, सौम्य ग्रह हैं। आपके व्यक्तित्व को शालीन और सौम्य बना रहे हैं, प्रभावशाली बना रहे हैं। जो लोग राजनीति में उनको कामयाबी मिल सकती है। आपके व्यक्तित्व का प्रभाव समाज पर पड़ेगा, आपकी वाणी से वो टपकेगा। आपके स्वास्थ्य में वृद्धि देवगुरु बृहस्पति देव कर रहे हैं। जो जातक जातिकाएं स्वस्थ चल रहे थे, मकर राशि के हैं, उनको स्वास्थ्य में लाभ मिल सकता है, स्वास्थ्य में वृद्धि हो सकती है। और आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में देवगुरु बृहस्पति देव वृद्धि कर रहे हैं। यानी वर्ष का आरंभ, वर्ष का आगाज बहुत ही जानदार हो रहा है, बहुत ही शानदार हो रहा है आपके लिए। देवगुरु बृहस्पति देव 15 मई 2025 से आगे तक, अभी तक मैंने बताया है 14 मई 2025 तक के विषय में, यानी वर्ष 2025 के आरंभ से 14 मई 2025 तक के विषय में बताया। अब देवगुरु बृहस्पति देव 15 मई 2025 से आगे तक, वर्ष 2025 से आगे तक जो है षष्ठम भाव में विराजमान रहेंगे। हालांकि षष्ठम भाव कुंडली का शुभ भाव कहलाता है। ये भाव रोग, ऋण, शत्रु का भाव कहलाता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति देव दूसरे शुभ भाव, द्वादश भाव के भी स्वामी हैं। इसीलिए यह स्थिति देवगुरु बृहस्पति देव द्वारा एस्ट्रो साइंस के अनुसार बहुत ही शुभ और लाभकारी विपरीत राजयोग का निर्माण कर रही है। यानी आपके शत्रु बढ़ेंगे, शत्रु षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। आप एनिमी हंटर कहलाएंगे, शत्रु हंता कहलाएंगे। आपका चिकित्सा व्यय में जो बढ़ता जा रहा था, चिकित्सा व्यय हो रहा था, उसमें कमी आएगी या बिल्कुल शून्य हो जाएगा। आपको शयन सुख देवगुरु बृहस्पति देव प्रदान कर रहे हैं। नींद अच्छी आएगी। शयन सुख, निंद्रा उसी को अच्छी आती है, उसी को मिलती है जिसके मन में सुख शांति है। यानी आपको सुख शांति की प्राप्ति होगी। और विदेश यात्रा के योग, पुनः देवगुरु बृहस्पति देव विदेश यात्रा के योग बना रहे हैं। और जो जातक जातिकाएं उच्च शिक्षा विदेश में पाना चाहते हैं, पुनः उनके लिए योग बन रहे हैं। 15 मई 2025 से आगे तक बन रहे हैं। यानी वर्ष 2025 में जो जातक जातिकाएं विदेश में शिक्षा पाना चाहते हैं, उनकी मनोकामना देवगुरु बृहस्पति देव मुक्त हस्त से पूरी कर रहे हैं। और शनिदेव 28 मार्च 2025 तक द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे और स्वराशि में विराजमान रहेंगे। स्वराशि में विराजमान होना का मतलब है देवगुरु क्या नाम, शनिदेव द्वितीय भाव के शुभ फलों में वृद्धि कर रहे हैं। द्वितीय भाव शुभ फल होता, शुभ भाव कहलाता है। यह भाव परिवार का भाव, बचत का भाव है। आपकी बचत में भारी वृद्धि हो रही है, सेविंग में भारी वृद्धि हो रही है। सेविंग में वृद्धि तभी होती है जब आय में वृद्धि होती है, यानी आय में भी वृद्धि हो रही है। आपको पारिवारिक सुख
मिल रहा है, प्रदान कर रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति देव विवाह के भी योग बना रहे हैं। मैं बीच में रोक के बतला दूं, ये बात रह गई थी। देवगुरु बृहस्पति देव विवाह के कारक ग्रह माने गए हैं और विशेषकर जिनका प्रेम प्रसंग चल रहा है वो शुभ विवाह में तब्दील हो सकता है। आइए अब शनिदेव की ओर चलते हैं। शनिदेव जो हैं द्वितीय भाव में मैं बतला चुका हूं क्या लाभ पहुंचा रहे हैं। आपकी वाणी, आपकी वाक पटुता में वृद्धि कर रहे हैं, आपको वाक पटु बना रहे हैं। शनिदेव जो है 28 मार्च के बाद 29 मार्च से आगे तक 2025 और उससे थोड़ा आगे तक तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे। यह और शनिदेव चूंकि आपकी गोचर कुंडली के स्वामी हैं, इसीलिए शुभ आपको शुभ फलों में वृद्धि कर रहे हैं, आपके पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं, पुरुषार्थ में वृद्धि कर रहे हैं। आपको कामयाबी, आपको अपने पुरुषार्थ में सफलता मिल सकती है और छोटी मोटी यात्राएं करने के योग हैं जो बहुत ही लाभकारी होंगी। छोटे भाई बहनों से आपका बेहतर तालमेल होगा और जो लोग बेरोजगार हैं उनको नौकरी पाने के योग शनिदेव बना रहे हैं। यानी मित्रों, वर्ष से आरंभ तक 2025 आपके लिए बहुत ही शुभ है। मैं इसके लिए आपको विशेष बधाई देना चाहूंगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि वर्ष 2025 का प्रत्येक माह आपका कैसा रहेगा। मासिक फल जानने के लिए मित्रों सूर्य देव की स्थिति का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि सूर्य देव एक राशि में लगभग एक माह तक रहते हैं। और दैनिक फल जानने के लिए चंद्र देव की स्थिति का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि चंद्र एक राशि में लगभग 2.25 दिन रहते हैं। तो चलिए मासिक फल की ओर चलते हैं। सूर्य देव जो है 13 जनवरी तक धनु राशि में द्वादश भाव में आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। द्वादश भाव में सूर्य देव शुभ फल प्रदाता नहीं माने गए हैं। आप थोड़ा सावधानी बरतें, अपनों से विश्वासघात हो सकता है और नीच संगति से बचें, क्योंकि इससे आपको बहुत हानि होगी। वैसे भी नीच संगति से हानि होती है। और शासन प्रशासन सरकार के नियम कानूनों का पालन करें, अन्यथा आपको दंडित होना पड़ सकता है, यहाँ तक कि जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है। खर्चों पर नियंत्रण करें, क्योंकि सूर्य देव द्वादश भाव में जब विराजमान होते हैं तो खर्चों में वृद्धि होती है। और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। सूर्य देव 14 जनवरी से 12 फरवरी तक मकर राशि में विराजमान रहेंगे, लग्न भाव में यानी प्रथम भाव में। प्रथम भाव में भी सूर्य देव शुभ फल प्रदाता नहीं माने गए हैं। आपको अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है, शारीरिक कष्ट हो सकता है, पत्नी की चिंता आपको हो सकती है और अधिक धन व्यय हो सकता है। उधर रोग आपको सता सकते हैं और दूरस्थ स्थान पर आपका तबादला भी हो सकता है, घर से दूर भी रहना पड़ सकता है। सूर्य देव 13 फरवरी से 13 मार्च तक कुंभ राशि द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। द्वितीय भाव में भी शुभ फल नहीं देते हैं सूर्य देव। आपको स्वास्थ्य में हानि हो सकती है, धन हानि हो सकती है, चिंता सता सकती है और झगड़ों से बचें, कलह का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य देव जो है 14 मार्च से 13 अप्रैल तक मीन राशि में रहेंगे, यानी तृतीय भाव में सूर्य देव बहुत ही शुभ फल प्रदाता माने गए हैं। आपके शौर्य पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं,
पुरुषार्थ में वृद्धि कर रहे हैं। आपके रुके हुए अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। मांगलिक उत्सवों में आपकी उपस्थिति होगी और आप एनिमी हंटर कहलाएंगे। शत्रुओं के षड्यंत्र विफल हो जाएंगे। शत्रु आपके सामने चारों खाने चित हो जाएंगे, यानी शत्रु आपके सामने घुटने टेकेंगे। सूर्य देव इसके बाद 14 अप्रैल से 14 मई तक चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। चतुर्थ भाव में सूर्य देव शुभ फल नहीं देते हैं। आपके भौतिक सुखों में कमी आ सकती है, माता को कष्ट हो सकता है, कार्यों में बाधा आ सकती है और पिता से विवाद हो सकता है। मेरा तो यही सुझाव है, पिता से विवाद ना करें, आर्गुमेंट ना करें। भगवत गीता में तो यहाँ तक कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने अगर पिता दुराचारी भी है तो भी पुत्र का धर्म है कि वह उसका आदर करे, सम्मान करे, उसका तिरस्कार ना करे। सूर्य देव जो है तुला, इसके बाद जो है 14 अप्रैल से क्षमा करें 15 मई से 14 जून तक वृष राशि में विराजमान रहेंगे, यानी पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। पंचम भाव में सूर्य देव विराजमान होकर मित्रों से वाद विवाद करा सकते हैं, धन हानि करा सकते हैं, पुत्र चिंता हो सकती है, मन में अस्थिरता और आर्थिक तंगी हो सकती है। सूर्य देव 5 जून से 15 जुलाई तक, 5 जून से क्षमा करें 15 जून से 15 जुलाई तक मिथुन राशि में यानी षष्ठम भाव में विराजमान रहेंगे। षष्ठम भाव में सूर्य देव बहुत ही शुभ फल प्रदाता माने गए हैं। यह महीना आपके लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि छठा भाव जो अशुभ भाव कहलाता है, इसकी अशुभता समाप्त हो जाती है अगर सूर्य देव इस भाव में विराजमान हो जाएं। आप एनिमी हंटर कहलाएंगे। शत्रु के षड्यंत्र तो होंगे लेकिन वो विफल हो जाएंगे। आपका रुका हुआ अटका हुआ पैसा वापस होगा, फंसा हुआ पैसा आपका वापस होगा। आपका पैसा फंस नहीं सकता। और सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं, क्योंकि षष्ठम भाव सरकारी नौकरी का भी भाव है और सूर्य देव स्वयं सरकार, शासन, प्रशासन, हुकूमत यानी सरकार का और सरकार से संबंधित कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी आप सरकारी नौकरी के प्रबल योग बन रहे हैं। जो लोग बेरोजगार हैं उनको सरकारी नौकरी मिल सकती है और जिनके मुकदमे चल रहे हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, मकर राशि के जातक जातिकाएं हैं, उनको काफी सफलता मिल सकती है। और जिनका वाद मकर राशि के जातक जातिकाएं, उनका मकर राशि के जातक जातिकाओं से ही वाद कोर्ट में चल रहा है, तो विन विन पोजीशन वाला एग्रीमेंट हो सकता है, यानी दोनों पक्षों को लाभकारी समझौता हो सकता है। सूर्य देव जो है 16 जुलाई से 15 अगस्त तक कर्क राशि में सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। सप्तम भाव में सूर्य देव शुभ फल प्रदाता नहीं माने गए हैं। आपको व्यर्थ का भ्रमण करना पड़ सकता है, व्यर्थ की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, शारीरिक श्रम से निर्बलता आ सकती है, उधर रोग सता सकते हैं, पत्नी से भी विवाद हो सकता है और अपयश, आर्थिक तंगी और मानसिक क्लेश का भी सामना करना पड़ सकता है। सूर्य देव 16 अगस्त से 15 सितंबर तक सिंह राशि, स्त्र राशि में विराजमान होंगे। यह स्थिति, हालांकि सूर्य देव अष्टम भाव में शुभ फल नहीं देते हैं, लेकिन चूंकि उनकी राशि मौजूद है, अष्टम भाव के स्वामी होकर के उसी भाव में गोचर में विराजमान है, यह स्थिति आपके लिए बहुत ही शुभ विपरीत राजयोग का निर्माण कर रही है।
अष्टम भाव हालांकि सबसे कुंडली का शुभ भाव कहलाता है, क्योंकि ये भाव असाध्य रोग, मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव कहलाता है, दुर्घटना का भाव कहलाता है। सूर्य देव सिंह राशि में विराजमान होकर के, स्व राशि में विराजमान होकर के विपरीत राजयोग बनाकर इन अशुभता को ही समूल समाप्त कर रहे हैं, यानी अष्टम भाव की अशुभता बिल्कुल समाप्त कर रहे हैं। आपको विरासत में धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है, शत्रु पराजित होंगे, और जो जातक जातिकाएं अन्वेषण का कार्य करते हैं, रिसर्च का कार्य कर रहे हैं, नवीन खोज का कार्य करते हैं, उनको भारी सफलता मिल सकती है। और अष्टम भाव में जो अशुभ बातें जैसे असाध्य रोग, दुर्घटना, मृत्यु तुल्य कष्ट, इनके विरुद्ध एक अभेद्य सुरक्षा कवच आपको बनाकर दे रहे हैं। सूर्य देव जो है 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। कन्या राशि इस भाव में जो है नवम भाव में सूर्य देव हालांकि शुभ फल नहीं देते, लेकिन चूंकि नवम भाव के स्वामी, भाग्य भाव के सूर्य देव नैसर्गिक स्वामी कहलाते हैं, इसीलिए आपके भाग्य में भारी वृद्धि होगी। आपके भाग्य कदम कदम पर आपका साथ देगा, लेकिन पिता से तालमेल बिगड़ सकता है। पिता के स्वास्थ्य में खराबी हो सकती है। सूर्य देव जो है 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक अपनी नीच राशि में विराजमान रहेंगे। तुला राशि सूर्य देव की नीच राशि होती है। हालांकि दशम भाव में सूर्य देव बहुत ही शुभ फल प्रदाता माने गए हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको दिग्बल प्राप्त होता है, लेकिन इनकी शुभ फल प्रदान करने की शक्ति कमजोर हो गई है, क्योंकि अपनी नीच राशि में विराजमान हो रहे हैं। लेकिन फिर भी आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिल सकती है सरकारी, और जो राजनीति में है उनको उच्च राजनीतिक पद मिल सकता है। लेकिन इन संभावनाओं की जो तीव्रता है वो सूर्य देव के नीच राशि में विराजमान होने से थोड़ी कम हो जाएंगी। सूर्य देव 7 नवंबर से 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि एकादश भाव में विराजमान होंगे। एकादश भाव में सूर्य देव बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं, यानी आपके आय में भारी वृद्धि हो रही है। वही जो मैं पहले बतला चुका हूं, देवगुरु बृहस्पति देव जो शुभ फल प्रदान कर रहे हैं, उन शुभ फलों में सूर्य देव भारी वृद्धि कर रहे हैं। दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है, मैं बतला चुका हूं देवगुरु बृहस्पति देव क्या शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। तो उन्हीं शुभ फलों में और बेहताशा वृद्धि कर रहे हैं। सूर्य देव जो है 16 दिसंबर से धनु राशि में विराजमान रहेंगे और आगे तक द्वादश भाव में सूर्य देव शुभ फल नहीं देते हैं, अशुभ फल देते हैं। मैं बतला चुका हूं क्या शुभ फल हैं, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं, वीडियो की लिमिटेशन होती है, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सूर्य देव जो अशुभता पैदा कर रहे हैं, तो उसकी अशुभता से बचने के लिए आप एस्ट्रोलॉजिकल उपाय अपना सकते हैं। प्रत्येक रविवार को सूर्य देव को जल चढ़ाएं, ओम श्री सूर्याय नमः बीज मंत्र का 108 बार जाप करें, और रविवार के दिन
गौ माता को दलिए में गुड़ मिलाकर खिलाएं तो सूर्य देव की अशुभता की जो तीव्रता है वो बहुत कमजोर हो जाएगी। तो मैंने आपको वार्षिक के साथ साथ मासिक फल बतलाया, वर्ष 2025 कैसा रहेगा और प्रत्येक माह कैसा रहेगा। मित्रों, यदि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपके संज्ञान में मैं ये भी लाना चाहूँगा कि देश और समाज के लिए मेरी एस्ट्रो सेवा निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है, क्योंकि इस कार्य में एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन करनी होती है, समय लगता है, गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। इसलिए मैंने थोड़ा सा शुल्क रखा है जो कि बहुत ही अफोर्डेबल और कंफर्टेबल है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और यदि आप अपनी लग्न कुंडली या जन्म पत्रिका की एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ साथ अपनी बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।